इसी तरह से केस सालों साल चलते हैं। भूमिधारी या केस लगाने वाला मुवक्किल ये बात समझ ही नहीं पाता कि केस कैसे चल रहा है, सालों साल चल रहा है और तारीख पे तारीख का जो सगुफा है वो क्लाइंट लोगों के मुंह में आम रहता है। नमस्कार, जोहार। आइए आज एक केस स्टडी लेते हैं। एक बाप के 4 बेटे थे। बाप के एक बेटे ने अपने कृषि योग्य जमीन में से 1 एकड़ भूमि में फ्लाई एश ब्रिक्स लगाने के लिए एक इंडस्ट्री खोलने का विचार किया। अब इंडस्ट्री खोलने के लिए उसको बैंक से लोन लेना था। लोन लेने के लिए जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है उसके बजाय कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रहता है, उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को इक्विटेबल मॉर्गेज करके लोन लिया जा सकता है। तो अब ये समझ लीजिए, दशरथ के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो उसमें से राम ने अपने पिता दशरथ को कहा कि चूंकि मेरे को इक्विटेबल मॉर्गेज लोन लेना है तो आप ये 1 एकड़ जो जमीन है उसको मेरे नाम में रजिस्ट्री कर दीजिए। दशरथ राजी हो जाता है और दशरथ राम के नाम में उस 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री विक्रय कर देता है, बैनामा पंजीयन करा देता है। अब उस बैनामा पंजीयन को राम तहसीलदार के ऑफिस में लेकर आता है और उसको अपने नाम में नामांतरित करा लेता है। नामांतरण के उपरांत उसके नाम में ऋण पुस्तिका बन जाती है और उसके पास एक बैनामा, रजिस्टर्ड बैनामा होता है। उस रजिस्टर्ड बैनामा ऋण पुस्तिका B1 की कॉपी लेकर वह बैंक जाता है और बैंक से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने के लिए 10 लाख रुपया लोन ले लेता है। अब उस 10 लाख रुपया लोन लेने के बाद वो इंडस्ट्री चालू करता है या नहीं करता है, इस बात की जानकारी हमें नहीं है। अब 4 साल तक जब वह बैंक का लोन नहीं पटाता तो बैंक उस प्रॉपर्टी को सरफेसी एक्ट के तहत विक्रय करने यानी नीलाम करने के लिए प्रोसेस चालू करती है। और जब प्रोसेस चालू करती है, अपने वकील को बोलती है कि भैया इस 10 जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में जानकारी जुटाइए करके। तो उनके वकील जब भुइयां सॉफ्टवेयर है जो छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू रिकॉर्ड का ऑनलाइन रिकॉर्ड बताता है, उसमें जब वकील देखता है तो पता चलता है वो प्रॉपर्टी दशरथ और दशरथ के बहनों के नाम में चली गई है और इधर उधर बहुत सारे अलग अलग लोगों के नाम में वो खसरा नंबर का मालिकाना हक अभी दिखा रहा है। बैंक वरीड होती है। बैंक अपने वकील को बोलती है भैया इसको आप तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन लगाइए, ये कोई त्रुटि नजर आ रही है, इस त्रुटि को सुधरवाइए। वकील भी दस्तावेजों का अवलोकन करता है और दस्तावेजों के अवलोकन करने से उसको जो 5 साला खसरा रहता है उसमें तहसीलदार का आदेश क्रमांक -- लिखा रहता है। तो उसको ये प्रतीत होता है कि यह कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी है और जिसने लोन लिया है वो जानबूझकर 5 साला खसरे में किसी भी का नाम दर्ज करवा दिया है और उसी के आधार पर जो भुइयां रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया है। तो यह एक त्रुटि है। ऐसा समझते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के धारा 114(15) के तहत तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करता है कि ये जो दशरथ और दूसरे लोगों के नाम में ये प्रॉपर्टी चढ़ गई है वह एक त्रुटिवश चढ़ी है। चूंकि यह प्रॉपर्टी राम ने हमारे बैंक से लोन लिया है और लोन वो पटा नहीं रहा है, इसलिए अब उस प्रॉपर्टी को हमको नीलाम करना है। तो इस त्रुटि को सुधार कर पुनः राम के नाम में इस प्रॉपर्टी को किया जाए। तहसीलदार के सामने विचारण में बात सामने आता है, तहसीलदार रेवेन्यू रिकॉर्ड मंगाता है तो पता ये चलता है कि राम ने अपनी प्रॉपर्टी जो दशरथ से रिक्वेस्ट करके अपने नाम में रजिस्टर्ड करवाई थी वो 2010 में रजिस्टर्ड करवाई थी
और 2010 में रजिस्टर्ड जो बैनामा था उसके आधार पर तहसीलदार को नामांतरण यानी म्यूटेशन के लिए आवेदन करते हुए तहसीलदार के समक्ष 2010 में ही एक म्यूटेशन ऑर्डर पास करवा लिया था, यानी नामांतरण आदेश तहसीलदार के न्यायालय से पास हुआ था। इस बीच में क्या हुआ, 2011 में दशरथ और दशरथ के बेटों ने तहसीलदार के न्यायालय में एक आवेदन बंटवारा के लिए लगाया और बंटवारा के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति का डिटेल देते हुए, जिसमें राम के द्वारा यह बैनामाशुदा जमीन भी थी, उस जमीन का भी बंटवारा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। जबकि वो जो जमीन राम के नाम में 1 एकड़ थी, उस रजिस्ट्री बैनामा को किसी भी तरीके से सुने नहीं किया गया था, ना ही बंटवारा नामा पंजीकृत था, यानी रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। इस हिसाब से जो राम के नाम में बैनामा पंजीकृत था वो लाइव था, क्योंकि किसी सिविल न्यायालय से उस बैनामा को शून्य घोषित नहीं किया गया था, वो प्रभावी था। तहसीलदार ने 2011 में बंटवारा का आदेश पारित कर दिया आवेदनकर्ता के आवेदन के आधार पे। उसमें इस प्रॉपर्टी को भी बंटवारा में दे दिया गया, जबकि तहसीलदार को रजिस्टर्ड बैनामा से प्राप्त राम के नाम जो अधिकार है उसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना था। उसके बाद भी तहसीलदार ने उस प्रॉपर्टी का भी बंटवारा दे दिया। बंटवारा आदेश पास हुआ 2011 में और उसी के आधार पर पटवारी ने दस्तावेज कर दिया। अब ये सब बात बैंक को ज्ञात ही नहीं था। जब यह विचारण तहसीलदार न्यायालय के सामने 114-115 के आवेदन पर प्रस्तुत किया गया तो विचारण के दौरान ये सारी बातें सामने आई। अब तहसीलदार के सामने जो बैंक का आवेदन था उसको तहसीलदार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अप्रैल 2022 में 114 के लिए विशेष अमेंडमेंट छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया है, जिसमें एक स्टेज तय किया गया है कि कितने साल से कितने तक के कहीं कोई त्रुटि होगी तो तहसीलदार उसको रेक्टिफाई करेगा, और उसके बाद की त्रुटि होगी तो उसको एसडीएम रेक्टिफाई करेगा, उससे एबव की त्रुटि होगी तो उसका रेक्टिफाई करेगा। इस बात का उल्लेख करते हुए तहसीलदार ने इस आवेदन को खारिज किया। खारिज करने के पीछे जो मूल उन्होंने कारण बताया वह यह था कि यह जो आवेदन है आपका 114 के तहत है, यानी आपने त्रुटि सुधार की मांग की है, जबकि कोई त्रुटि नहीं है। तहसीलदार ने वो जो दस्तावेज है, दस्तावेज में सुधार अपने 30/12/2011 के आदेश के तहत किया है, तो त्रुटि नहीं होने के कारण यह आवेदन खारिज किया जाता है। अब यह केस यदि किसी व्यक्ति के पास होता, भूमिधारी के पास होता, तो वो बिल्कुल समझ नहीं पाता कि इसका न्यायिक निराकरण कैसे होगा। एक विधि व्यवसायी ही इस बात को सही तरीके से बता सकता है। इसमें तहसीलदार के 3 आदेश पारित हैं, एक 2010 का, एक 2011 का और एक रिसेंटली जो 2023 में पारित किया गया। 2023 में पारित किया गया आदेश में विद्वान तहसीलदार साहब ने स्पष्ट कहा कि यह जो है तहसीलदार के आदेश के कारण हुआ है और तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध आपको अपील करनी चाहिए। अब आपको अपील किस आदेश के तहत करनी चाहिए यह आपको जानना है। यानी जो बंटवारा नामा का आदेश तहसीलदार ने 2011 में किया वह गलत आदेश था। चूंकि 2010 में तहसीलदार ने, उसके पूर्व पदाधिकारी तहसीलदार ने कोई आदेश पारित कर दिया था, उस आदेश को नल एंड वाइट करने यानी शून्य करने के लिए उसको अपने ऊपर के अधिकारी से अनुमति लेना था। वो नामांतरण को ऐसे ही शून्य नहीं कर सकता। बंटवारा नामा का जो आवेदन आया था उसमें तहसीलदार को 2010 के किसी दूसरे जो तहसीलदार थे उनके आवेदन को पहले शून्य घोषित कराना था या गलत घोषित कराना था। फेर फार करने या उसको खोलने के लिए अनुमति प्राप्त करना था एसडीएम से। उसके बाद उस आदेश को शून्य करना था,
फिर बंटवारा का प्रोसेस उसको आगे बढ़ाना था। तो तहसीलदार ने 2010 के आदेश को बिना छुए, बिना उसमें सुधार किए, बिना देखे 2011 में बंटवारानामा का आदेश पारित किया। तो 2011 का जो बंटवारानामा का आदेश था वह दूषित आदेश था। तो उस व्यक्ति को, खाताधार को 23 के जो तहसीलदार का आदेश 114-115 के आवेदन के बाद प्राप्त हुआ है, उसके अपील से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं होना है। उसको पुनः 2011 के जो तहसीलदार का आदेश है उसके विरुद्ध एसडीएम के समक्ष अपील प्रस्तुत करना चाहिए। और 2023 का जो तहसीलदार का आदेश है वो उसको धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत सहयोगी होगा। सहयोग प्रदान इसलिए करेगा कि उसको इस आदेश से ज्ञात हुआ कि तहसीलदार ने 2011 का गलत आदेश पारित किया है, वो इस आदेश से हमें जानकारी। तो राजस्व और सिविल न्यायालयों में इसी तरह से केस सालों साल चलते हैं। भूमिधारी या केस लगाने वाला मुवक्किल ये बात समझ ही नहीं पाता कि केस कैसे चल रहा है, सालों साल चल रहा है, और तारीख पे तारीख का जो सगुफा है वो क्लाइंट लोगों के मुंह में आम रहता है, और इसीलिए तारीख पे तारीख की बातें होती है। तो देखिए, इस केस में यदि वकील ने समझदारी के साथ काम नहीं किया तो वह एसडीएम के तत्कालीन 2023 के आदेश के विरुद्ध एसडीएम के पास यदि अपील में जाएगा तो वो अपील चलेगी 3 साल। 3 साल बाद फैसला आएगा 0, फिर वो चला जाएगा एसडीएम के आदेश के अगेंस्ट में कलेक्टर के बाद पास भी यही हाल होगा, फिर जाएगा कमिश्नर, फिर रेवेन्यू बोर्ड, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो 12-15 साल ये केस चलता रहेगा और उसका हासिल जो आएगा वो शून्य आएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि वाजिब आदेश के विरुद्ध आप अपील में जाएंगे, यानी 2011 का जो आदेश है उसके विरुद्ध अपील में जाएंगे, तो आपको फैसला जल्दी मिल सकता है। यद्यपि अपोजिट पार्टी भी इस आदेश को लेकर के आगे कलेक्टर के पास जा सकती है, कमिश्नर के पास जा सकती है, रेवेन्यू बोर्ड जा सकती है, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, मगर उसमें हासिल आपको 0 नहीं 10 में 10 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2011 में जो तहसीलदार ने आदेश पारित किया है वो आदेश दूषित था। उसको 2010 के आदेश को पहले खोलने की अनुमति लेनी थी और उस आदेश को पहले शून्य घोषित करना था, उसके बाद ही कोई बंटवारा हो सकता था। आशा है साथियों, इस केस स्टडी में आप रेवेन्यू के केस को कुछ थोड़ा बहुत समझे होंगे। यदि आपके मन में इस केस से संबंध में कोई सुझाव होगा, कोई प्रश्न होगा, तो आप मेरे कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि रेवेन्यू आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूं, क्योंकि रेवेन्यू की जानकारी प्रत्येक किसान को होनी चाहिए। सब किसान भूमिधारी के पास जमीन है और वो कभी न कभी इस तरीके से रेवेन्यू केस से दो चार होते हैं, और उस प्रक्रिया में उनको विधिक जो व्यवसायी हैं उनके संपर्क में आना पड़ता है। कई दलाल बीच में आ जाते हैं और वह सालों साल परेशान रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।